तो चलो आज का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट किया जाए। और इस वीडियो का जो मेन एजेंडा होने वाला है वो है आइगन वैल्यूज। ठीक है, सो हम लोग पूरा डिस्कशन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले आइगन वैल्यूज पे। अब ये टॉपिक किन लोगों को पढ़ना चाहिए मैं आपको पहले से बता दूं कि ये टॉपिक जो होता है वो सारे ब्रांच के लिए अवेलेबल है। जितने भी अगर वो कंप्यूटर साइंस वाले हो या आईटी वाले हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके गेट के पेपर में। चाहे आप ईएससी का भी पेपर आप दे रहे होंगे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज के लिए अपने को पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो मैंने फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिया हुआ है आइगन वैल्यूज के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन कंफर्म आते ही है। और इस टॉपिक के बाद आइगन वैल्यूज के बाद मैं आपको बताऊंगा आइगन वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले इसका अपन डिस्कशन कर लेते हैं और डिस्कशन के साथ साथ अपन आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं गेट एग्जाम में और कैसे अपने को सॉल्व करना है। तो मैं आपको पहले से बता दूं कि टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है मैट्रिक्स चैप्टर और मैट्रिक्स से मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है मेरे पास कि इट इज वैलिड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जस्ट आप लोग वेट कर लो। और लिखा हुआ है कंसीडर अ मैट्रिक्स A n क्रॉस n, तो n क्रॉस n देन the matrix A minus lambda I is called as characteristics matrix। जहां पे ये जो I आपको दिख रहा है वो I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अभी आपको मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पे क्या है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का एक पैरामीटर है, दैट इज द कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर। ठीक, अगर अपन जो मैट्रिक्स फॉर्म किए हुए हैं यहाँ पे A माइनस लैम्डा I n क्रॉस n, इसी मैट्रिक्स का अगर अपन डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, सो डिटरमिनेंट फाइंड करने पे आपको जो इक्वेशंस मिलेंगे सारे के सारे वो लैम्डा के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी। सो ये जो इक्वेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये जो आपको लैम्डा के फॉर्म मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसी डिटरमिनेंट का अगर अपन इक्वल टू 0 करते हैं, अगर जो भी आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो जिस भी मैट्रिक्स का A के लिए, तो A माइनस लैम्डा I जो हो गया पॉलिनोमियल आपको देने वाला है जो पूरा फॉर्म रहेगा लैम्डा के फॉर्म में। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास n क्रॉस n का। ठीक है, अब यहाँ पे A माइनस लैम्डा I जिसका आप डिटरमिनेंट अगर फाइंड करते हो और उसको इक्वल टू 0 पुट करते हो तो उस केस में आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और वो इक्वेशन किस फॉर्म में होने वाला है, वो फॉर्म होने वाला है आपके लैम्डा के फॉर्म में। तो भाई अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है आपको और उसी पॉलिनोमियल का आप इक्वल टू 0 करते हो तो आपको क्या मिलता है, इक्वेशंस मिलते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जो भी लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है बात समझना आप लोग, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से ये फॉर्म पूरा लैम्डा का होगा। और जो वैल्यूज मिलेगी लैम्डा की, द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और इसी सॉल्यूशन को, इसी लैम्डा की इसी वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइगन वैल्यूज। इसका एक और भी नाम है मेरे पास, इसको और ही बोलते हैं अपन लेटेंट रूट्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, लेटेंट रूट्स। इसका और भी नाम है मेरे पास रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है। और इसका एक और भी नाम लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि भाई क्या ये प्रॉपर वैल्यू शो करता है, प्रॉपर वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है। सो जो भी यहाँ पे लैम्डा का सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कौन सा इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और वो पूरा का पूरा लैम्डा के फॉर्म में होगा। अब वो हो सकता है क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जो उसका ऑर्डर है वो 4 ऑर्डर का हो। समझ में आ रहा है आपको, ये डिपेंड करेगा आपके यहाँ पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यूज मिलेंगी वो अपने पास है वैल्यूज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो भी आप बोलो यहाँ पे। और उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आइगन वैल्यूज या लेटेंट रूट्स या फिर रूट्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन और अपने पास है प्रॉपर वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये अपने पास है आइगन वैल्यूज के बारे में, और इसी आइगन वैल्यूज का मैं डील करने वाला हूं अभी। जस्ट आप लोग इसको पहले आप आराम से नोट कर लो, और क्या क्या अपने को नया टर्म देखने को मिला है वो पूरा आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो, ओके। जस्ट मैं आप लोग का वेट कर रहा हूं। तो चलो वापस यहाँ पे देखते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी पढ़े थे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के बारे में और आइगन वैल्यूज के बारे में, ठीक। और इसी पे अपने को कुछ कुछ नए नए वर्ड्स आपको मिले थे, वो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देना आप लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या जो अपन फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, वो उसी मैट्रिक्स के लिए अवेलेबल करते हैं अपन जहां पे वो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म होता है, ठीक। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है मैं आपको क्लियर करता हूं। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिया लेट्स सपोज ए, कोई मेरे पास मैट्रिक्स है और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो गया मेरे पास ए आई जे, और इसका लिया मैंने आर क्रॉस सी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो आई आपको दिख रहा है ये इसके पोजीशन को शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे पोजीशन ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रो, ओके। और ये जो जे आपके पास शो कर रहा है ये है पोजीशन ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया मेरे पास। और यहां पे आपके पास लिखा हुआ है आर क्रॉस सी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो इसी r क्रॉस c ये आपको शो कर रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका एक और भी नाम है अपने पास डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। और इसी डायमेंशन के बेस में हम लोग मैट्रिक्स को क्या है दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कैसा? और उसमें जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और इसी का जो फर्स्ट टाइप है मेरे पास अकॉर्डिंग टू आवर डायमेंशन। यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। और उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो इस केस में क्या होने वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स में, व्हेन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ये आर क्या शो कर रहा है आपके, आर नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है। ये आर यहाँ पे क्या अपने पास नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स, और ये जो सी यहाँ पे शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। समझ में आ रहा है? और इसी का जो आप लोग लेते हैं आर क्रॉस सी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म तो होगा अपने पास व्हेन r is equal to c। अगर r equal to c है मेरे पास, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो इन दैट केस यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज एक 2 क्रॉस 2 का मैंने मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये हो गया a11 a12 a21 और a22, ठीक है। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये मेरे पास हो गया 2 क्रॉस 2 का, जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या आपको समझ में आया इतना? अगर मैं बात करता हूं चलो 3 क्रॉस 3 का, तो मैंने एक और मैट्रिक्स लिया है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये लिया मैंने a11 a12, ठीक है। a1 इसको मैं और अच्छे फॉर्म में आपको बता रहा हूं, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 और a32 a33, ठीक है। इतना आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब इसका जो ऑर्डर आपको दिख रहा है वो है 3 क्रॉस 3। इसमें चलो कुछ नई बातें भी जान लेते हैं जो आपके बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। जैसा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, आप ध्यान से समझना यहाँ पे, और मेरे साथ साथ आप लोग जो भी आपको अच्छा लगता है पॉइंट्स को जरूर आप लोग नोट करना, क्योंकि अगर मैं आपको मैट्रिक्स का बताऊं तो मैट्रिक्स में ना नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो उस केस में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको क्या है कि आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कैसे वो प्रॉपर्टी को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी हो जाती है कि आपको वो चीज कंफ्यूजन भी हो जाता है और आपको वो चीज याद नहीं रह पाती है। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ये मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है, जो जो पॉइंट्स मैं आपको किसी भी वीडियो में जो भी प्रोवाइड कर रहा हूं मैट्रिक्स को लेके या कोई भी टॉपिक को लेके, आपको अगर कुछ लगता है कि सर ने कुछ बोला है
जो आपको नोट करना चाहिए तो आप बिल्कुल अपना पॉइंट्स यहाँ पे बनाओ, रेड कलर, पिंक कलर, जो भी आपको यूज करना है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, सब पेन यूज करो अपने कॉपी में और बढ़िया सा नोट्स बनाओ आप लोग, ठीक है। तो अपना जो एजेंडा है आइगन वैल्यूज का, ध्यान रखना, लेकिन इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में और आपको मजा आएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है A11, A22, A33। अगर आप एक मैट्रिक्स को देखते हो तो मैट्रिक्स का पोजीशन कैसे होता है, A I J ये होता है मेरे पास, और I और J शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रो एंड विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। क्या आपको समझ में आया? और उसी के हिसाब से मैंने देखो यहाँ पे पोजीशन किया हुआ है 3x3 का और ये 2x2 का, ठीक। अब इसमें आपको जाननी चाहिए क्या बात, सबसे पहले ध्यान दो आप लोग यहाँ पे, ये जो पार्ट है मेरे पास, इसका नाम होता है मेरे पास यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या? लीडिंग डायगोनल। तो ये होता है मेरे पास लीडिंग डायगोनल, और इसके जो एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे पास, A11, A22 और A33। तो ये हो गया मेरे पास लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन डायगोनल। ऑन डायगोनल इसका और भी नाम होता है, ऑन डायगोनल, यहाँ पे मेन डायगोनल। क्या? मेन डायगोनल, ठीक। या इसका एक और भी नाम लिख सकते हो, प्राइमरी डायगोनल। क्या लिखा आपने यहाँ पे, प्राइमरी डायगोनल, ठीक है। इतना आपको आई थिंक क्लियर हुआ होगा। और ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मेन डायगोनल या प्राइमरी डायगोनल, ये ऐसा नाम इसलिए इसको दिया गया है, या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स इसलिए इसका नाम ऐसा दिया हुआ है क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स को लेके वो सिर्फ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स पे ही बेस्ड होती है। क्योंकि आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे एक और आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये भी एक डायगोनल फॉर्म कर रहा है, और इसी डायगोनल का नाम होता है मेरे पास यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल, ठीक है। या इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। ओके, ये हो गया मेरे पास सेकेंडरी डायगोनल, ठीक। अब आप ध्यान दिए होंगे कि लीडिंग डायगोनल में जो पार्ट आपका लिखा हुआ है एलिमेंट्स का, वो है A11, A22, A33। आप ध्यान देखे होंगे कि इसमें I और J की वैल्यू इक्वल है, मतलब कि आप यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट क्या डाल सकते हो, आप कमेंट डालोगे सर यहाँ पे I is equal to J है मेरे पास। क्या आपको समझ में आया क्या? I is equal to J, I शो कर रहा है एलिमेंट्स के पोजीशंस को विद रिस्पेक्ट टू रो, और J शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। क्या आपको समझ में आया? ठीक है। अगर अपन ध्यान दें यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सर कहां पे दिख नहीं रहा अपने को, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, दिस वन, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये ट्रायंगल कहां पे फॉर्म हो रहा है, लीडिंग डायगोनल के जस्ट ऊपर। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स कैसे कैसे हैं, A12, A13, A23, ऐसे कैसे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। और आप देखिए होंगे हर एक एलिमेंट में जो नंबरिंग हो रही है I और J के फॉर्म में, उस नंबरिंग में आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है I is less than J। क्या आपको समझ में आया क्या? हर एक एलिमेंट्स में जो J की वैल्यू आपको दिख रही है वो I से ग्रेटर है। किसके लिए? यहाँ पे अपर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है अबो दी लीडिंग डायगोनल। क्या आपको समझ में आया? और अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं एक और चीज, क्या चीज यहाँ पे, अगर एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा और ये है बिलो दी लीडिंग डायगोनल, और बिलो दी लीडिंग डायगोनल मतलब यहाँ पे आप अगर एलिमेंट्स को देखोगे तो कैसे लिखे हुए हैं, A21, A31, A32, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना अपने पास। इसका मतलब है I is greater than J। क्या आपको समझ में आया? तो आपको तीन चीजें यहाँ पे सीखनी चाहिए, क्या क्या, कि कहां पे I की वैल्यू इक्वल है J से, कहां पे I ग्रेटर देन है J से, और कहां पे I लेस है J से। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे तीन चीजें आपने पढ़ी है, क्या क्या, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और उसके अबो आप देखेंगे यहाँ पे I is less than J, और below the leading diagonal where I is greater than J, and on the leading diagonal I is equal to J। क्या आपको समझ में आया चीज? ठीक है। और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब के सब, अगर अपन बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ है कि ये लीडिंग डायगोनल नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वहां पे बस लिखा है कि डायगोनल एलिमेंट्स, तो आपको वहां पे क्वेश्चन को देख के ये समझना है कि वो एक्चुअल में आपके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को ही बोल रहा है ना। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको लीडिंग वहां पे वर्ड दिखे, आपको दिखे कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो आपको समझना ये है कि वो इसी पोजीशंस की बात कर रहा है। आपको समझ में आया होगा? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपने तीन चीजें यहाँ पे सीखी है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि इसी जगह पे अगर मुझे फाइंड करना है यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए?
अगर आप बोलोगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है TR ऑफ ए, तो आप लिखोगे यहाँ पे सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे? सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और ये होता है मेरे पास A11 प्लस A22 प्लस A33। क्या आपको समझ में आया चीज? ठीक है, अब यहाँ पे चलो, ये तो 3 क्रॉस 3 की बात हो गई। अब एक छुटपुट सी बात कर लेते हैं, कौन सा? A2 क्रॉस 2 का, मतलब 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट्स है यहाँ पे, और 4 एलिमेंट्स में आपको दिख रहा होगा ये कौन सा पार्ट हो गया? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि I इज इक्वल टू J है मेरे पास, और इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। दूसरी चीज यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे एलिमेंट यहाँ पे, और इस एलिमेंट पे I है लेस देन J के। क्या आपको समझ में आया? और अगर आप देख रहे होंगे बिलो द लीडिंग डायगोनल, तो इस केस में आपको दिख रहा है I इज ग्रेटर देन J। क्या आपको क्लियर हुआ क्या ये चीज? बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि अपन ट्रेस कैसे फाइंड कर रहे हैं, और इसके लिए I और J के पोजीशंस देख रहे हैं। ठीक है, सो इतना आप लोग पहले नोट कर लो, फिर अपन आगे का डिस्कशन और भी करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने पहले क्या देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हुई है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कब हो रहा है? व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और इसी का सेकंड टाइप हम लोग देखने वाले हैं, सेकंड नंबर रेक्टेंगल मैट्रिक्स या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी हम लोग देखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड नंबर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज दैट, सेकंड नंबर देखो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स या इसका एक और भी नाम है मेरे पास यहाँ पे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ रहा है आपको ये? अब इसी के लिए अपन थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपन देखने वाले हैं कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स फॉर्म कब होगा। तो यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूं व्हेन नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब R इज नॉट इक्वल टू C। सो इन दैट केस यहां पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो मैंने एग्जांपल लिया एक, मैं 2 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सो 2 क्रॉस 3 का मैंने एग्जांपल लिया हो गया -1, ठीक है। इसमें जो 2 है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और जो 3 है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। समझ में आ रहा है? ये -2 -1, ठीक है, और -3, 0 1 और 5। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, और मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 3 ये देख लो अपने पास, ठीक। अब देखो रेक्टेंगल मैट्रिक्स का भी टाइप होता है, कैसे? अगर मैं यहाँ पे चलो ले रहा हूं केस 1 मैंने लिया व्हेन नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ये इस टाइप ऑफ केस। सो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक 3 क्रॉस 2 का, जहां पे नंबर ऑफ रोज कॉलम से ग्रेटर होंगे, सो इन दैट केस चलो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन -2 -1 -3 0 1 5। ये मैंने मैट्रिक्स लिया है, और इसमें आपको दिख रहा है जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपको दिख रहा है 3 क्रॉस 2, ठीक। और इस टाइप का मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या आपको समझ में आया ये चीज? ठीक। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं यहाँ पे, सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या है मेरे पास? when number of row is less than number of column, मतलब इस बार कॉलम ज्यादा होने वाले हैं। और इस केस में अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया 2 क्रॉस 3 का, जैसे मैं ये एग्जांपल लिया हूं, ये हो गया -2 -1 -3 0 1 5, ये एग्जांपल। सो इस केस में आपको क्या दिख रहा है? 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसका जो शेप है आपके पास एक रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है, और इस टाइप के मैट्रिक्स का हम लोग नाम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। और इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं इसको? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये सब चीजें आपके आगे काम आने वाली हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड केस का, थर्ड केस, ओके, थर्ड केस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि व्हेन R is equal to 1 and C is not equal to 1। तो इस केस में क्या होने वाला है? एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो मैंने यहाँ पे लिया नंबर ऑफ रोज को 1, और नंबर ऑफ कॉलम जो 1 से इक्वल नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, लेकिन 1 इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने चलो लिया 3, तो ये हो गया मेरे पास -2
-3 और ये 1। जैसा आपको दिख रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 1 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज 1 और कॉलम्स 3। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रो मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ रहा है? और अगर अपन ध्यान दें केस नंबर 4 का, 10 लास्ट केस है इसका, और इस पे हम देखेंगे व्हेन r is not equal to 1 and c is equal to 1। जस्ट अपोजिट केस लिया है मैंने थर्ड केस का। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने लिया 3 क्रॉस 1 का, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ 3 क्रॉस 1 का, चलो इसी को लिखता हूँ -2 -3 1। तो ये एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है? 3 क्रॉस 1 एक मैट्रिक्स बना हुआ है, और इसका जो नाम है अपन बोलते हैं इसको कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स बनता कब है? व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। और रो मैट्रिक्स कब बनता है? व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। तो ये आपको ना हर एक केस आपको पता होना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स जो है वो किसके अंडर आ रहे हैं? रेक्टेंगल मैट्रिक्स के। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको आराम से नोट कर लो। ये पूरे 4 इसके पार्ट हो गए रेक्टेंगल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, सो जस्ट आप नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जहां पे हम लोग डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स का टाइप देखे, और उसका फर्स्ट जो था वो था स्क्वायर मैट्रिक्स, और नेक्स्ट था रेक्टेंगल मैट्रिक्स। और रेक्टेंगल मैट्रिक्स को अगेन मैंने 4 केस में डिवाइड किया हुआ था। सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अपन अब वापस आते हैं अपने जो एजेंडा है आज का, और इस वीडियो का जो एजेंडा है वो है आइगन वैल्यूज। ठीक है, वापस से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे चलो मैट्रिक्स लिया हुआ है, और ये मैट्रिक्स मैंने लिया चलो 2 3 1 4। ओके, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है मेरे पास, और इस 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में आपको इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको? यहाँ पे आइगन वैल्यूज। ठीक, अगर मैं ध्यान देता हूं आइगन वैल्यूज निकालते कैसे हैं? अपन आइगन वैल्यूज निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स से, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं? अपन लिखते हैं a माइनस लैम्डा i। आपको मैं फिर से एक रिकॉल करता हूं, a माइनस लैम्डा i, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ओके, और अगर इसको फॉर्म करना है आपको, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स आपको कैसा दिखेगा? यहाँ पे ये दिखेगा आपको, ये हो गया 2 3 1 4, ये हो गया मैट्रिक्स माइनस लैम्डा। और यहाँ पे देखो एक 2 क्रॉस 2 गिवन है आपको, और यहाँ पे मैंने आपको याद होगा n क्रॉस n लिया हुआ था। और आपको ये भी पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है, जो लैम्डा की वैल्यूज है, आइगन वैल्यूज है, वो सिर्फ हम लोग फाइंड करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो ये हो गया लैम्डा, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर। और यहाँ की जो भी वैल्यूज निकलेंगी उसको हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यूज। और ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो ये हो गया 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए, तो ये हो गया, अगर मैं I2 लिखा हूं, I2 आप लिखेंगे यहाँ पे 1 0 0 1। ओके, अगर अपने को लिखना है I3, तो ये हो गया मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया मेरे पास I3 के लिए, और इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा इसको और बोलते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स। क्या आपको समझ में आया? और अगर अपन इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है मिलती है 1। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, अगर अपन यहां से आगे सॉल्व करते हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ पे a माइनस लैम्डा i, और इसका अपन डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, और इसी का नाम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया हुआ है, और इसी पे हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास है 2 3 1 4। ओके, और ये हो गया मैट्रिक्स माइनस, ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है मैंने लैम्डा, ये लैम्डा के फॉर्म में, मतलब लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, और इसी मैट्रिक्स का अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 2 माइनस लैम्डा, और ये 3, और ये हो गया मेरे पास 1, और ये हो गया 4 माइनस लैम्डा। तो इसका अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जो भी इसका डिटरमिनेंट होगा वो किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? आपको ये लैम्डा के फॉर्म में दिख रहा है। तो आपको लैम्डा की चीजें दिखने लग गई यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ था अभी। और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और इसी डिटरमिनेंट को आपको उठा के जब आप 0 कर दोगे,
तो और इसी को आप जब उठा के जीरो कर दोगे तो यहां पे आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है सबको। यहाँ पे अगर मैं इस वाले फर्स्ट रो को एक्सपांड किया तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 माइनस लैम्डा, और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो तो बच गया मेरे पास 4 माइनस लैम्डा इसका माइनर, उसके बाद माइनस। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 into 1, तो ये हो गया इक्वल टू 0। इसको अगर अपन सॉल्व करते आगे तो 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपको देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्यों मिल रहा है आपको, ये आपको पता चलेगा उस गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर से। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरे पास वो है 2 क्रॉस 2 का, और ये 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर से आपको इसका ऑर्डर डिसाइड होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का। और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनेगा आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद। सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इन दैट केस अगर ऐसे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको मिल रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, ठीक है, और प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6, सॉरी प्लस यहाँ पे हो गया 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया लैम्डा लैम्डा माइनस 5 माइनस 1 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। अब वो क्या क्या वैल्यूज है यहाँ पे, सबसे पहले एक हो रहा है लैम्डा इक्वल टू 5 एंड लैम्डा इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास हो गई लैम्डा के लिए सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आपको कहां से मिल रहा है, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। और जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से जो सॉल्यूशन मिलता है मतलब लैम्डा की वैल्यू मिलती है, और उसी का नाम होता है आइगन वैल्यूज। क्या आपको समझ में आया ये चीज? इसको हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज, लेटेंट रूट्स या फिर प्रॉपर वैल्यू, ये सब कुछ जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, और उसी का नाम है लैम्डा, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम लोगों ने फॉर्म किया था, ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था ये था अपने पास 2 क्रॉस 2, ठीक है। और 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स से आपको ये पता चला है, आप इस मैट्रिक्स को देख के ये बोल सकते हो कि भाई ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिलेंगे उसका कंफर्म ऑर्डर 2 होगा, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म होते दिखेगा। और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने वैल्यू आती है निकल के, 2 वैल्यू निकल के आती है। और ये 2 आइगन वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 का है। अगर मैं यहीं पे एग्जांपल लेता हूं 3 क्रॉस 3 का ना, तो ये 3 क्रॉस 3 का जो एग्जांपल होगा उस केस में यहां पे आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन से आप खुद बताओ कितनी लैम्डा की वैल्यूज मिलती हैं, 3 वैल्यू मिलती हैं, तीनों के तीनों आइगन वैल्यूज होंगे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। क्या आपको समझ में आया चीज? तो अपन बात कर ली यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का। सो इतना आप लोग आराम से नोट कर लो, जस्ट मैं आपका वेट कर रहा हूं, फिर अपन नेक्स्ट डिस्कशन यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लो। सो अभी हम लोगों ने देखा कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, कैसे मैंने कॉन्सेप्ट को आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए डील किया हुआ है। अभी चलो उसी पे और भी डिस्कशन अपन करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अभी आप लोगों ने ये सीखा कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का उसका आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे उसे कुछ प्रॉपर्टीज जो एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। सो अगेन यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास ए, वो लिया था मैंने 2 3 1 4, एक 2 क्रॉस 2 का मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया था। और कभी-कभी इसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन में सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लो, सिस्टम मैट्रिक्स, ठीक। अगर मैं यहाँ पे देखूं यहाँ पे तो लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आई थी, एक वैल्यू आई थी 5 और दूसरी वैल्यू आई थी मेरे पास लैम्डा 2 1। तो ये मेरे पास थी आइगन वैल्यूज, ओके, ये आप नोट कर लो आइगन वैल्यूज, ठीक। अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं इस मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा आपको, 2 into 4, देखो लिख रहा हूं मैं 2 into 4 minus 1 into 3, तो ये हो गया मेरे पास 8 minus 3 that is what 5। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स का मेरे पास डिटरमिनेंट आ रहा है वो मेरे पास है 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ करते हैं अपन, क्या एक काम करते हैं, एक और ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस क्या दिखता है अपने को, ट्रेस अपने को बोलते हैं सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है।
अगर मैं इसको देख रहा हूं तो आपको दिख रहा है इस मैट्रिक्स से 2 + 4 दैट इज 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो ये मिल गया आपको ट्रेस एंड दिस इज डिटरमिनेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पे आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कुछ अपन करते हैं। सो अगर अपन आइगन वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आइगन वैल्यूज का सम लेता हूं, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अगर मैं आइगन वैल्यू का सम लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 + 1 दैट इज व्हाट, दैट इज 6। क्या आपको समझ में आया है? तो लैम्डा की वैल्यू का अगर मैं सम करता हूं, मतलब आइगन वैल्यूज का सम लेता हूं, तो मुझे 6 मिल रहा है। यार ये 6 कैसे दिख रहा है आपको? ये 6 दिख रहा है आपको, ये ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का, अगर आप किसी मैट्रिक्स को देख रहे हैं और आपको मैं बोलूं कि वो मैट्रिक्स से आपको उसका ट्रेस फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो? आप करते हो कि भाई डिटरमिनेंट निकाल, सॉरी, आप क्या करते हो कि आप सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट लेते हो, मतलब कि 2 + 4 दैट इज 6। और अगर आपको मैं बोलूं कि किसी मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू पता है, क्या बोल रहा हूं आपको मैं, अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है ना, तो आप क्या करोगे? उसी आइगन वैल्यू का सम करोगे, दैट इज λ1 + λ2, और आपको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। इसका मतलब है कि ट्रेस जो होता है वो होता है सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और वही होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ये सब प्रॉपर्टी आपको मैं अच्छे फॉर्म में अभी लिखवाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए, ठीक है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सेकंड थिंग इज दैट, अगर मैं, ये तो फर्स्ट थिंग हो गया, अगर मैं सेकंड थिंग यहाँ पे अगर λ1 λ2 ये करता हूं, मतलब मैं दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ले रहा हूं यहाँ पे 5 × 1, तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 6 मिलेगा। क्या आपको समझ में आया? सॉरी, आपको मिलेगा यहाँ पे 5 × 1 दैट इज 5, ठीक है? तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये किसके इक्वल दिख रहा है? ये दिख रहा है डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये तो मजे की बात हो गई कि भाई अगर आपको ट्रेस निकालना है तो आप करोगे सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और अगर आपको अगर डिटरमिनेंट निकालना है उस मैट्रिक्स का, तो आप उसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेने वाले हो। क्या आपको समझ में आया ये चीज? तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। यहां तक आपके पास क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सो पहले आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर आपको मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे, ठीक? ये देख लो। सो आई गेस आप लोग नोट कर लिए होंगे यहाँ पे। अब देखो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर अपन थोड़ा और भी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं आइगन वैल्यूज पे, तो आइगन वैल्यूज पे एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है, और वो ये है कि जब भी आप, लेट सपोज आपके जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, अगर किसी मैट्रिक्स का इफ A is a system matrix, चलो ये गिवन है आपके पास, ये मैट्रिक्स सिस्टम मैट्रिक्स गिवन है, और आप इसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ A अगर वो 0 हो जाती है, तो इस टाइप के अपन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करूं मैं, अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालते हो, मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सब आप लोग नोट करते हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? नॉन सिंगुलर का एक और भी नाम होता है मेरे पास यहाँ पे, ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ये ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है? अगर अपन बात करें इसका और क्या होता है नाम, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? A इज अ, जहां पे डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 हो रहा है, तो उसको बोल रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दूसरा अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो उसको बोलते हैं ए सिंगुलर या नॉन सिंगुलर या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सर आपने ये क्यों बीच में बताया? क्योंकि ना आपका जो एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है आइगन वैल्यू का, वो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी अपन किसी भी मैट्रिक्स का, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट सपोज मैंने लिया A 3x3, और उसी A 3x3 का मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया, वो मुझे 0 मिल रहा है। और आपको तो पता ही है कि जब आप 3x3 का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, आपको अगर 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज होंगी कुछ λ1 λ2 λ3, ये सब इसकी क्या होंगी? ये होंगी आइगन वैल्यूज। और इसी आइगन वैल्यूज का जब आप प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको वो क्या मिलता है? आपको मिलता है डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट जब अगर 0 हो गया, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट
ध्यान देना, किसी सिंगल मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो वो तो होता ही है, और अगर वो जीरो है तो आपको ये भी पता है कि आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होता है वही आपको डिटरमिनेंट देता है। इसका मतलब एक कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं क्या, कि अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 का प्रोडक्ट आपके पास अगर जीरो है, इसका मतलब है कि इन तीनों में कम से कम एक की वैल्यू जीरो कंफर्म होगी। इसको मैं ऐसा बोलूं क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है, तो मैट्रिक्स का कम से कम एक आइगन वैल्यू कंफर्म जीरो होगा। एक हो सकता है, दो हो सकता है, या तीनों के तीनों आइगन वैल्यू जीरो हो सकते हैं, ये तो कंफर्म है। क्या आपको चीज समझ में आ रही है क्या? अगर किसी मैट्रिक्स का, जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं यहां पे कि सर नल मैट्रिक्स है मेरे पास, ये नल मैट्रिक्स, भाई नल मैट्रिक्स क्या शो करते हैं, कैपिटल ओ से। अगर मैं चलो यहाँ पे 3x3 का नल मैट्रिक्स लिया, तो नल मैट्रिक्स होता क्या है, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब सारे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए, अगर इसका हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा, सब के सब आइगन वैल्यू, अगर मैं बोल रहा हूं आइगन वैल्यूज, ठीक है, आइगन वैल्यू सब के सब जीरो आएंगे। यहाँ पे 3x3 का मैंने लिया, सब के सब जीरो आ गए, तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना कि नल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो पहले से ही पता है कि जीरो होता है, और उसके आइगन वैल्यू भी तीनों के तीनों जीरो आएंगे। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि भाई आइगन वैल्यू तीनों की तीनों जीरो आ रही है, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, उसका नाम है यहाँ पे नल मैट्रिक्स, या इसको एक और भी अपन बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ये देख लो यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट लेते हैं अपन आइगन वैल्यूज का, तो वो आपको डिटरमिनेंट देता है, और कंफर्म है कि यहां से किसी भी ना एक की वैल्यू, कम से कम किसी एक की वैल्यू जीरो तो बिल्कुल होगी ही, तभी तो उसका डिटरमिनेंट आपको जीरो मिल रहा है। तो इतना आप लोग आराम से नोट करो। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स के बारे में, सब कुछ आप आराम से नोट कर लो। जस्ट मैं फिर आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने आइगन वैल्यूज का डिस्कशन किया, और आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, और उसके कुछ मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, और उसी को मैं यहाँ पे देखो आपका बढ़िया सा नोट्स बनवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपने कॉपी में आप लोग हेड डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज। क्या आपको समझ में आ रही है? और इसमें लिखा हुआ है कंसीडर अ मैट्रिक्स ए n क्रॉस n, जैसे मैंने n नंबर ऑफ यहाँ पे n क्रॉस n का ऑर्डर लिया हुआ है। अगर जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होता है, उसी के ऑर्डर से ही तो पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का ऑर्डर क्या होने वाला है। तो कंफर्म सी बात है कि यहाँ पे ए का जो ऑर्डर है वो है मैट्रिक्स का n क्रॉस n है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन बनेंगे उसका ऑर्डर भी होगा n का, और उसके बाद अगर उसका ऑर्डर n है, तो वहां से जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, n नंबर ऑफ लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। क्या आपको समझ रहा है ये चीज? अगर अपन आगे इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ है द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए n क्रॉस n, तो n नंबर ऑफ n यहाँ पे आइगन वैल्यू लिया हुआ है, और इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है यहाँ पे e ऑफ a, मतलब ये जो e है वो शो कर रहा है आइगन वैल्यूज को। ओके, देखो नेक्स्ट यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, और इसी को हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल से समझा था कि यही तो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो ये लिखा हुआ मैंने, दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस अप टू लैम्डा n। क्या आपको समझ में आया क्या? बढ़िया प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल अभी याद हो गया होगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप समझ लिए होंगे तो। उसके बाद सेकंड थिंग क्या लिखा हुआ है कि अभी हम लोगों ने देखा था एग्जांपल में डिटरमिनेंट ऑफ ए, जब भी किसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो आप क्या करते हो, उसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट लेते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, सबका प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, और वही आपको देने वाला है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ठीक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आपने क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आप कह रहे हो, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, क्या है वो, कि सिंगल मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट से, मतलब कि कम से कम एक आइगन वैल्यू वहां पे जीरो होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है दैट मींस देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। बढ़िया है क्या पॉइंट, ये समझ में आया क्या? तो चलो और भी प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं, मजा आएगा आपको। और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं, अगर अपन किसी आइगन वैल्यू a का जानते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n है, और उसी मैट्रिक्स में अगर मैं उसका पावर ले रहा हूं, अब सर बोले k क्या है यहाँ पे,
कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। अभी किसी मैट्रिक्स का पावर लेते हो तो आप क्या करते हो, उसी मैट्रिक्स, जैसे मैंने लिया k की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर। समझ में आया आपको? तो जो भी आप मैट्रिक्स से यहाँ पे पावर लेने वाले हो ना, तो उसी का सेम पावर जो है आइगन वैल्यूज में भी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आएगा? ये बड़ा आसान सा चीज है ये देखो यहाँ पे लैम्डा पावर के। क्या आपको समझ में आया? पूरा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करो बस, ठीक है? आप नोट करते जाओ इसको, मजा आएगा आपको। अगर मैं बोल रहा हूं कि आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, अगर आप फाइंड कर रहे हो किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, तो आपको मिल रहा है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, और आप उसी मैट्रिक्स का उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हो, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे a पावर -1 है, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा लैम्डा पावर -1, ये हो जाएगा लैम्डा पावर लैम्डा 2 पावर -2, या फिर लैम्डा 3 पावर -2, और यहाँ पे लैम्डा n पावर -1, ये हो गया। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या बताओ तो मेरे को? ये लैम्डा 1, अगर मैं बोलूं कि लैम्डा 1 पावर -1 है, तो एक काम करते हैं ना, 1 अपॉन लैम्डा 1 लिख देते हैं, लैम्डा 2 लिख लेते हैं, लैम्डा 3 अप टू 1 अपॉन लैम्डा n। क्या आपको समझ में आया? तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि किसी मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू गिवन है, और उसी मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड कर रहे हो, तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, मिल जाएगा आपको। आसान है ना ये? देखो अब चलो ये हो गया 5 6 नंबर देख रहे हैं। अगर मैं किसी आइगन वैल्यू में, सॉरी किसी मैट्रिक्स में मैं अगर फैक्टर का मल्टीप्लाई करता हूं, अब इस k की वैल्यू क्या हो सकती है? k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप मैट्रिक्स का में जब किसी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हो ना, ऐसे ही आप करते होगे। तो जब भी कोई मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा किसी फैक्टर का, किसी स्केलर क्वांटिटी का, तो वही कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना, और क्या हो सकता है अपने पास? फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी फैक्टर का a में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी फैक्टर का सारे आइगन वैल्यूज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत सा चीज है ये, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे, ये देख लो। तो प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर मैं 7 नंबर दिख रहा हूं, किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं कोई स्केलर क्वांटिटी का जब एडिशन करता हूं या सब्ट्रैक्शन करता हूं, देखो दोनों लिख दिया मैंने, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। किसी भी स्केलर क्वांटिटी में आप मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हो या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हो, ऐसा तो लिखते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि जिस भी फैक्टर के साथ आप एडिशन कर रहे हो मैट्रिक्स में या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो मैट्रिक्स में, तो क्या होता है कि उसी फैक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है लैम्डा की वैल्यूज में, मतलब आइगन वैल्यूज में। क्या आपको समझ में आया? कि देखो आराम से आप नोट कर लो। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है मेरे पास, जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, ठीक है? तो इसको आप लोग आई थिंक नोट कर रहे होंगे, और आपको मजा आ रहा होगा कि आइगन वैल्यूज में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इतनी तो पता होनी चाहिए। और भी प्रॉपर्टीज में आगे की वीडियोस में डील करूंगा, लेकिन इतना प्रॉपर्टी तो आपको आइगन वैल्यू के इंट्रोडक्शन में ही पता होना चाहिए। क्या आपको मजा आया क्या? तो ये मेरे पास होती है आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज। 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको एक साथ बताई है। कुछ प्रॉपर्टी आपको मैं आने वाले क्वेश्चंस में बताता रहूंगा बीच बीच में। क्या आपको समझ में आ रहा है? और मेरे को लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा ये प्रॉपर्टीज, ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग फिर यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में, आप इसको आराम से नोट कर लो, ओके? सो हम लोग आइगन वैल्यूज पे काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं, और अभी अब वक्त आ चुका है कि अपन क्वेश्चन पे भी ध्यान दें। और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ एज अ सिंपल क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के पहले आप क्या करो, हमेशा की तरह आपको बोलूंगा कि वीडियो एक बार आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका आंसर सही आया, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आप ये समझ जाओगे कि भाई आइगन वैल्यू मेरे को समझ में आ चुका है। तो आपको अपने जज करने का, आपको चेक करने का जो मस्त तरीका होता है वो यही होता है। तो चलो, कुछ लोग पॉज भी किए होंगे, कुछ सारे लोग पॉज किए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं, और चलो ये डिस्कशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है? सो यहां से हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, और सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहां पे दिख रहा है कि इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब कि जो गिवन है उसको पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 3x3 का मैट्रिक्स है मेरे पास, और उसकी आइगन वैल्यूज है 1, -1 और 0। मतलब कि लैम्डा 1 इक्वल टू 1, लैम्डा 2 इक्वल टू -1, लैम्डा 3 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया क्या?
अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है और मैं बोलूं आपको कि भाई सर इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ऐसे ही करोगे ना, क्योंकि अगर आप डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना पड़ता है तो अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या क्या दो ऑप्शन है, सबसे पहले कि वो मैट्रिक्स गिवन होना चाहिए। पहली बात तो ये क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स गिवन नहीं है, आपको मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज गिवन है। इसका मतलब है कि आप मैट्रिक्स को देख के आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसका प्रोडक्ट लोगे यहाँ पे, तो आपको क्या क्या मिल रहा है 1 इंटू माइनस 1 इंटू 0। इसका मतलब है ये तो 0 हो गया, मतलब कि ये तो बढ़िया हो गया। इसका मतलब है कि यहां से कमेंट लिख सकता हूं क्या मैं, क्या कि सर जो मैट्रिक्स है ना 3x3 का, वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है। इतना आपको समझ में आया क्या, ये हो गया मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। जस्ट ये एक्स्ट्रा डिस्कशन है, क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है, लेकिन अपने को सीखना तो है बहुत कुछ, है ना। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो बहुत कुछ सीखना भी है अपने को। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जस्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं A 2014 प्लस 7i, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान दिए होंगे ना, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ A 2014 प्लस 7i, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हो, तो अगेन मैंने अभी बोला है आपको दो चीजें आपके पास, दो रास्ते आपके पास होते हैं। एक रास्ता ये है कि आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर दो। दूसरी चीज क्या कि अगर आपको उसकी आइगन वैल्यूज पता है ना, अगर उसके आपको आइगन वैल्यूज पता है तो उसका प्रोडक्ट ले दो। यार सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में कितने आइगन वैल्यूज गिवन है, मेरे पास 3 आइगन वैल्यूज गिवन है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ये जब बनेगा तो ये भी एक 3x3 का होगा। इतना आपको पता चल गया क्या, ये देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है 3x3, क्या आपको समझ में आया। तो यार एक काम करते हैं ना, मैट्रिक्स तो गिवन है नहीं पहली बात, तो एक काम करते हैं कि आइगन वैल्यूज से ही इस क्वेश्चन का आंसर लेके आते हैं। क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझ में आया कि क्यों मैंने अपना अप्रोच को चेंज किया, क्या आपको समझ में आया कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपको समझाना। तो यहाँ पे देखो a पावर 2014, तो a का जो वैल्यू है मेरे पास, सबसे पहले मैं काम करता हूं a 2014 फाइंड करता हूं। और आपको पता है कि a की आइगन वैल्यूज है 1 माइनस 1 0, और जब भी आप किसी मैट्रिक्स का पावर लेते हो तो आइगन वैल्यूज में भी क्या होता है, आइगन वैल्यू में भी सेम पावर यहां पे आ जाता है। इसका मतलब 1 पावर 2014 माइनस 1 पावर 2014 और 0 पावर 2014। इसका मतलब है अगर मैं आपको बोलूं कि x आइगन वैल्यूज क्या है मेरे पास 2014 का, तो मैं बोलूंगा 1 1 और 0। सर ये 1 कैसे हो गया, समझ नहीं आया। अरे माइनस 1 का इवन पावर है, 1 होने गया तो ठीक। अब देखो सेकंड थिंग क्या, अपने को लाना है a 2014 प्लस 7i। तो यार हो क्या रहा है यहाँ पे, तो और सिंपल हो गया कि मैट्रिक्स में 7i मतलब 7 से 7 एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे एडिशन कर रहे हैं मैट्रिक्स में। किस पे कर रहे हैं, a 2014 में। इसका मतलब है कि जब भी ये प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है, अपना पेज पलट लो आप लोग, देखो उसमें मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है इसको, ठीक है 6 7 नंबर कुछ प्रॉपर्टी है, और उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, तो वही चीजें सेम परफॉर्म होती हैं आइगन वैल्यूज में। देखो तो 1 से मैंने यहाँ पे 7 यहाँ पे मैंने एडिशन किया हुआ है, तो ये हो गया 1 प्लस 7 1 प्लस 7 और ये 0 प्लस 7। इसका मतलब ये हो गया 8, ये भी हो गया 8 और ये हो गया 7। तो ये किसकी आइगन वैल्यू आ रही है अभी, आइगन वैल्यूज ऑफ a 2014 प्लस 7i, ये आइगन वैल्यू आ गई इसकी। और अभी अभी आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि आपको फाइंड क्या करना है, a 2014 प्लस 7i का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो आप डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हो, या तो मैट्रिक्स यूज करते हो या तो आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हो। तो आप क्या करने वाले हो इस केस में, आप लेने वाले प्रोडक्ट ये तीनों का। क्या आपको समझ में आया क्या। तो ये हो गया मेरे पास, तो सॉल्व किए तो 48 इंटू सॉरी ये हो गया मेरे पास 64 इंटू 7, और 64 इंटू 7 अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे 448। क्या आपको समझ में आया। तो ये हो गया मेरे पास आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो होप सो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो आइगन वैल्यू पे बेस था, जो गेट में आया हुआ था, कैसे अपन प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि मुझे इस आइगन वैल्यूज का, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, अगर मुझे इस आइगन वैल्यूज का ये
इस आइगन वैल्यू का अगर मुझे फाइंड करना है ए इनवर्स और उसकी आइगन वैल्यूज, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू गिवन है 1 -1 और 0, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है चीज। अब ध्यान दो यहाँ पे मजे की बात ये है कि इसका जब इनवर्स आप फाइंड करोगे तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जैसे ही आप यहाँ पे इसका इनवर्स के आइगन वैल्यू लिखते हो तो आप क्या लिखोगे 1/1 है ना, 1/-1 और 1/0, ऐसे ही आप लिखोगे ना। और जब आप इसको लिखोगे तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में एक आइगन वैल्यू आ रही है 1, एक आ रही है -1 और एक जा रही है, ये हो रहा है अनडिफाइंड फॉर्म। देखो 1/0 मतलब इंफिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म ये दैट इज इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको लोग इंफिनिटी को, या इनडिटरमिनेट वैल्यू। सो इसका मतलब क्या है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जब आप निकालते हो डिटरमिनेंट तो कितना मिलता है आपको, 0 मिलता है। और जब डिटरमिनेंट 0 होता है तो उस केस में अपन ए इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूं आपको कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये तो कंफर्म सी बात है कि ये जो है नॉट एप्लीकेबल है। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है ना ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, सो ये पार्ट मेरा क्या हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 एक आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए, इस पर्टिकुलर ए के लिए, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो आपको है वो 0 मिल गया है। क्या आपको समझ में आया क्या, और दैट्स व्हाई इसका जो इनवर्स है आप फाइंड कर रहे हो आइगन वैल्यूज का 1/1, 1/-1, 1/0, तो एक आइगन वैल्यू आपको एक इनडिटरमिनेट इंफिनिटी के फॉर्म में मिल रही है, क्योंकि इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे एक छोटा सा फिर से कमेंट लिख लो, क्या लिखोगे आप, नॉट एग्जिस्ट। सो बहुत सारी चीजें आपको सीखनी मिली है, सो आपको मजा आया होगा आइगन वैल्यूज को लेके। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू का जो डिस्कशन है वो अपन एंड करते हैं, और इसका मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, जस्ट आप मेरा सेकंड वीडियो का वेट करिए, उसमें मैं आइगन वैल्यू से रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, और आपको मजा आएगा उसमें भी, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। अपन बात करेंगे और भी कंटिन्यूअस क्वेश्चंस की, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, सो इसको आप लोग आराम से नोट कर लेना, और बाय बाय क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।